हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर पीएससी में आए हुए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। इससे पहले पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आए हुए क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी अदर एग्जाम जैसे सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए या किसी स्टेट पीएससी की भी प्रिपरेशन करें तो इन क्वेश्चन से आपको जरूर गो थ्रू होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन सीरीज से। और खास करके जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यूपीएससी के पैटर्न पर आप बोल सकते हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए। आपको पता होगा इस बार सिविल सर्विसेज में जैसे हमें दिया जा रहा था ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसी तरह का पैटर्न इस पेपर में भी देखने को मिला, खास करके हिस्ट्री के सवालों में जैसे बोला जा रहा था। तो उन क्वेश्चंस को भी आप जरूर देखिए। और कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे सीसेट की सीरीज को कंटिन्यू करने की, तो बहुत ही जल्दी मैं सीसेट की सीरीज भी कंटिन्यू करूंगा। जहां तक मैंने पीवाईक्यूज करवाए वहीं से फिर कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन थोड़ा बिजी होने के कारण मैं सीसेट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। सो आइए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन से। ये 15 नंबर क्वेश्चन है सेट सी का, आप मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से। पढ़िए क्या बोला जा रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग मनी ऑफ इट्स लीगल टेंडर स्टेटस। यानी डीमोनेटाइजेशन क्या है? स्ट्रिपिंग मनी को लीगल टेंडर स्टेटस करना। तो बिल्कुल सही है, विमुद्रीकरण का अर्थ ही होता है कि लीगल टेंडर स्टेटस को स्ट्रिप कर देना। वो डीमोनेटाइजेशन की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक परिभाषा है। एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द मनी मल्टीप्लीकेशन इन द मार्केट। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का सिंपल मतलब ये होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ कैश जो है वो बैंक को रखना पड़ता है, राइट, जिसे वो लेंड नहीं कर सकते। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों के हाथ में कम पैसा बचेगा लेंडिंग करने के लिए, उधार देने के लिए। तो इससे क्या होगा? इससे मनी मल्टीप्लिकेशन घट जाएगा, जनता के हाथ में कम पैसा पहुंचेगा। तो ये तो उल्टा बोला जा रहा है, इंक्रीजेज बोल दिया गया, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज होगा, तो ये गलत है। और तीसरा पढ़ते हैं, हेयर कट रिफ्लेक्ट्स द बोरोअर परसेप्शन ऑफ द रिस्क ऑफ फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ स्टेट। यहाँ पे बोरोअर परसेप्शन की बात की जा रही है। ये बहुत ही चर्चा का विषय था, करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा लास्ट ईयर न्यूज़ के द्वारा कवर किया गया था। ये लेंडर के परसेप्शन को दिखाता है, लेंडर परसेप्शन ऑफ द रिस्क इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये न्यूज़ अगर इसे सर्च करेंगे हेयर कट से रिलेटेड कि किस तरह से ये एनपीए को अफेक्ट कर रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था। नाउ हम लोग करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो सेकेंड और थर्ड यहाँ पे गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है डी, वन ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में बोला गया एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय बैंक्स टू ऑगमेंट देयर कोर इक्विटी बेस एंड दस कंप्लाई विथ बेसल 3 नॉर्म्स। यानी एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड क्या होता है? बैंक के द्वारा यूज किया जाता है ताकि उसकी कोर इक्विटी बेस को बढ़ाया जा सके और कंप्लाई किया जा सके बेसल 3 नॉर्म्स के साथ। और रीजन में बताया गया एडिशनल टीयर बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। देखिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात की गई है। लेकिन जब आप एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के बारे में समझेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा अगेन न्यूज़ में कवर था। देखिए जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं वो मोस्टली करंट ओरिएंटेड है, जिस तरह सिविल सर्विसेज में होता है उसी तरह से। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड हैव नो फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। क्या बात बोली जा रही है कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड में कोई मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होती, इसलिए परपेचुअल बॉन्ड होते हैं। परपेचुअल बॉन्ड होते हैं दैट आर सपोज टू रिमेन विद द बैंक एज इट नीड्स द मनी। उसके बाद बोला गया एडिशनल टीयर बॉन्ड को बहुत बार ऑफन मिस सोल्ड एज लिमिटेड पीरियड बॉन्ड बिकॉज ऑफ वन फीचर दैट दे ऑल इनकॉर्पोरेट अ कॉल ऑप्शन बाय द इश्वर। यानी बहुत बार बोला जाता है कि लिमिटेड पीरियड का बॉन्ड है, लेकिन हमने देखा यह परपेचुअल बॉन्ड है, शाश्वत बॉन्ड है। इसकी टाइम फिक्स नहीं है, बट फिर भी आप 100 सालों से प्लस ही बोल सकते हैं इसे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड ना होकर के बिल्कुल परपेचुअल बॉन्ड है। सो इसे यहाँ पे रीज़न जो है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, और असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड को बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता था कि उनकी कोर इक्विटी बेस को बढ़ाया जा सके। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन सी, यानी कि ए जो है वो ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द ब्रॉड मनी यानी M3 मेजर्स मनी सप्लाई एज द सम ऑफ। यानी जो M3 है वो किस तरह से मनी सप्लाई को मेजर करता है? तो ये डेफिनेशन वाली क्वेश्चन है। M1, M2, M3, M4 आपने पढ़ा होगा। सो देखिए जब हम लोग मनी की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। नैरो मनी को सिर्फ लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को शामिल किया जाता है, जैसे M1 हो गए, M2 हो गए, राइट, जैसे कैश, करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट्स, ये आते हैं नैरो मनी के अंतर्गत। लेकिन जब हम ब्रॉड मनी की बात करते हैं तो इसमें लिक्विड और लेस लिक्विड फॉर्म दोनों ही शामिल होते हैं। अब लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे सोना, डायरेक्टली कैश, ये ज़्यादा लिक्विड होते हैं अदर फॉर्म्स के मुकाबले।
अब अगर हम कंपैरिजन करें तो M1 में देखिए क्या क्या शामिल होते हैं। सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है क्योंकि ये नैरो मनी है। करेंसी नोट्स, कॉइन, ओके, यानी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होते हैं। और M2 भी इसी तरह से लिक्विड होते हैं। बट जब हम M3 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो खास बात होती है वो होती है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। ओके, ये क्यों? क्योंकि ये लेस लिक्विड फॉर्म है तो ये भी मनी का ही रूप, बट ये लेस लिक्विड है, इसलिए ये ब्रॉड मनी की कैटेगरी में आता है। सो नाउ हम लोग देखते हैं। सो अगर यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो करेंसी विद द पब्लिक तो होता ही है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक भी होता है, लेकिन सबसे खास बात है यहाँ पे टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को फर्स्ट ऑप्शन में इंक्लूड नहीं किया गया, सेकंड में इंक्लूड किया गया। ये लेस लिक्विड फॉर्म है, इसलिए टाइम डिपॉजिट को भी शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। करेंसी विद द पब्लिक दे दिया गया है तो लिक्विड फॉर्म बना दी गई है। टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट नहीं, ये भी गलत है। हमने देखा टाइम डिपॉजिट की बात होना यहाँ पे जरूरी है, M3 के अंदर ये टाइम डिपॉजिट शामिल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सेड टू हैव प्रिवेंटेड ट्रिकल डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी। ट्रिकल डाउन क्या होती है? सो देखिए गाइस, ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये होता है कि अगर किसी रिच पर्सन के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ये पैसा सब तक पहुंचेगा और सभी वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे रिच जो है वो अगर ज़्यादा वेल्थ गेन करते हैं तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्रिएट जॉब होगा, हायर स्पेंडिंग होगी जिससे डिमांड बढ़ेगी, लो स्किल वर्कर को भी हाई पे मिलेगी, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ेगा। लेकिन ये तो हो गई इसके पॉजिटिव साइड की बात। अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो रिच गेन अगर मोर वेल्थ करते हैं तो वो इन्वेस्ट करेंगे एसेट में विच पुश अप प्राइसेस एंड गेन डिवाइडेड टू बी री इन्वेस्टेड। यानी अगेन नेगेटिव बात, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे एसेट्स में तो इससे पुशअप होगी प्राइसेस में। इस तरह से बोला गया ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में बहुत ही थोड़ा फायदा मिलेगा, अ स्मॉल इंक्रीज इन स्पेंडिंग। बिल्कुल सही है, दोनों पक्षों को अगर हम देखें नेगेटिव और पॉजिटिव को, तो इस तरह से हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट के परिणाम और दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कुड बी सेड टू हैव प्रिवेंटेड, ओके, जो रोकथाम कर सके। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेज इनपुट एंड प्राइवेटली मैनेज्ड इरीगेशन, यानी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस बढ़ेगी और जिससे परचेज इनपुट एंड प्राइवेटली मैनेज इरीगेशन में होगा। सो बिल्कुल सही है ये। मोर इम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बाय लार्जर लैंड होल्डिंग फार्मर्स, यानी लार्जर लैंड होल्डिंग फार्मर्स के द्वारा मोर इंप्लॉयमेंट मिलती, तो ये जो है यहाँ पे गलत है। तीसरा देखिए, लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन देखने को मिलता। द फेलियर ऑफ ग्रीन, नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन की फेलियर जो है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 4 और 2 को हम एलिमिनेट करें तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बचेगा? ऑप्शन सी, 1 और 3। राइट आंसर क्या है फिर इसका? ऑप्शन सी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द शेयर मार्केट ऑपरेशन। शेयर मार्केट ऑपरेशन के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन से सही है। बियर इज अ पर्सन हु स्पेक्यूलेट शेयर प्राइसेस टू फॉल इन फ्यूचर एंड सो सेल्स हीज शेयर्स एंड अर्न्स अ प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, बियर वो पर्सन होता है जो कि स्पेक्यूलेट करता है, पैसे लगाता है शेयर प्राइसेस में, टू फॉल इन फ्यूचर एंड सो सेल शेयर्स एंड अर्न्स अ प्रॉफिट। ओके, अगर बुल की बात करें तो बुल इज अ पर्सन हु स्पेक्यूलेट्स शेयर प्राइसेस टू गो अप। ठीक है, ये फॉल अप की बात करता है और ये गो अप की बात करता है बिल वर्सेस बियर में। सो आइदर स्टॉप्स सेलिंग सेलेक्टेड शेयर्स फॉर अ टाइम पीरियड, यानी कुछ समय के लिए अपने जो शेयर खरीदे हैं उसे बेचना बंद कर देता है। अब बुल इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर इन स्टॉक मार्केट, ये बुल नहीं है, ये बुल्लिश होता है। बुल तो हमने देखा, बुल तो एक पर्सन के बारे में बोला जाता है जिसकी मेंटलिटी इस तरह की होती है जो स्पेकुलेट करता है शेयर प्राइसेस को, ताकि वो उन्हें लगता है कि ये फ्यूचर में गिरने वाले हैं, इसलिए वो सेल कर देता है अपने स्टॉक्स को। राइट, और अगर हम चौथा देखें तो यही चीज़ बोल दी गई है, बियर क्रिएट्स स्कैरसिटी, नहीं बियर मार्केट क्रिएट करती है। तो बहुत ही ध्यान से आपको डेफिनेशन को यूज़ करना था कि बियर का मतलब क्या होता है, बुल का मतलब क्या होता है, बियर मार्केट और बुलिश मार्केट का मतलब क्या होता है। राइट, तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये आप बोल सकते हैं कि बुलिश मार्केट के बारे में बताया गया और ये बियर मार्केट के बारे में। राइट, तो 3 और 4 गलत है और 1 और 2 सही है। अगर हम 3 और 4 को एलिमिनेट करें और 1 और 2 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा। अगर हमने बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझा है कि हाँ, बुल एक पर्सन के बारे में बोला जाता है, राइट, ना कि मार्केट के बारे, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो हमने आंसर देख लिया यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 1 और 2।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी रिजर्व बैंक के द्वारा जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन स्टार्ट की गई थी उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। इट एम्स टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ वीकर बैंक्स मोर क्लोजली टू इनकरेज देम टू कंजर्व कैपिटल एंड अवॉइड रिस्क। ये बिल्कुल सही है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि जो वीकर बैंक के ऑपरेशन है उसे ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया जा सके और उन्हें इनकरेज किया जा सके। इट इम्पोजेज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेज बाय बैंक्स दैट आर फाइनेंशियली वीक। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। यह इम्पोज करता है कुछ रेस्ट्रिक्शन को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में और एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स बाय एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेज बाय बैंक्स दैट आर फाइनेंशियली वीक। ठीक है, वो मतलब बैंक के हित में ही बेसिकली काम करने की कोशिश करता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट पूछा गया, तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, नाइदर वन नोर टू यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ध्यान से हमें समझना होता है। अगर हम इसे करेक्ट पढ़ लें तो हम आंसर यहाँ पे सी मार्क करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो है वो डी करेक्ट है। यहाँ पे आप बुल और बियर की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं जो कि लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि बुल क्या होता है। कि इन्वेस्टर होता है जो बाय करता है शेयर को, क्योंकि वो मानता है कि मार्केट जो है वो बढ़ने वाली है, यानी स्टॉक प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और इसी तरह से व्हेन द मार्केट इज डिस्क्राइब्ड एज बुलिश, यानी बुलिश जो है मार्केट को डिस्क्राइब किया जाता है। इसका मतलब है देयर आर मोर बुल्स इन द मार्केट देन बियर्स एट दैट टाइम, राइट। तो ये थी डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉवरेन बॉन्ड्स के बारे में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सॉवरेन बॉन्ड इज अ स्पेसिफिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट इन बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसी। सॉवरेन बॉन्ड एक स्पेसिफिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कर्ज लेने का साधन है, इशूड बाय द गवर्नमेंट इन बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसीज। दोनों ही तरह के फॉरेन और डोमेस्टिक करेंसीज में गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। द यील्ड ऑफ द सॉवरेन बॉन्ड इज द इंटरेस्ट रेट दैट द गवर्नमेंट पेज ऑन इशूइंग बॉन्ड, यानी गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है तो जितना इंटरेस्ट रेट जितना पे करती है वही सॉवरेन बॉन्ड की यील्ड निकल करके आती है। नेक्स्ट बोला गया द सेंट्रल बैंक्स ऑल्सो कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी बाय द यूज ऑफ दिस बॉन्ड्स, यानी इन बॉन्ड का इस्तेमाल करके जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करती है। सो तीनों के तीनों जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है तीनों। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो ऐसा हमें आइडेंटिफाई करने में नहीं लगता जो गलत हो, क्योंकि अगर आप सिंपली देखें तो डेफिनेशन वाली बात की जा रही है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी इवेल्युएटेड एट करेंट मार्केट प्राइसेस इज नॉट द राइट मेट्रिक टू कंपेयर द जीडीपी फिगर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी जीडीपी जब करेंट मार्केट प्राइसेस में इवेल्युएट किया जाता है ये कोई राइट मेट्रिक नहीं है दूसरे देशों के जीडीपी फिगर्स को कंपेयर करने का। दूसरा बोला गया नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन अ वे सच दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवेल्युएटेड एट सम कॉन्स्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस, ये नॉमिनल जीडीपी की बात की गई है। तीसरा बोला गया इफ द रियल जीडीपी चेंजेस वी कैन बी श्योर दैट इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विच इज अंडरगोइंग चेंजेस। सो यहाँ पे अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो बोला जा रहा है कि कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस, लेकिन जब भी हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हम लोग उस ईयर का करेंट प्राइसेस को लेते हैं, ना कि कांस्टेंट प्राइसेस को। सो सेकेंड अगर हम एलिमिनेट करें यहाँ पे ए बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी बचेगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 1 और 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जीडीपी इवेल्युएट की जाती है वो कोई राइट मेट्रिक नहीं है करेंट मार्केट प्राइस का, क्योंकि हर देशों की अलग अलग बात होती है, अलग अलग सिचुएशन जीडीपी के अंदर होती है। उसी तरह से जो थर्ड है वो भी बिल्कुल सही है। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और बाकी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जम्मू कश्मीर पीएससी के जितने भी बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं वो मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कर दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें।